इस समय ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में नेता विपक्ष अजीत पवार के आसपास ही घूम रही है। कई दिनों से अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें चल रही हैं। आज शाम अजीत पवार मुंबई में एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, जिसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी थे। अजीत पवार ने आज भी उन्हें लेकर चल रही अटकलों का खंडन किया, पर कभी उनकी पार्टी के या कभी दूसरे दलों के नेताओं के ऐसे बयान आ जाते हैं जिससे अटकलें फिर जोर पकड़ लेती हैं। ऐसा ही एक बयान संजय राउत ने भी दिया। अजीत पवार को लेकर चल रही अटकलों में कितना दम है, क्या वाकई अजीत पवार बीजेपी शिंदे गुट के साथ जा सकते हैं? ऐसे सभी प्रश्नों पर हमारी संवाददाता मुनीश पांडे ने संजय राउत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। राउत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह की सियासी हालत इस वक्त महाराष्ट्र में है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि अजीत पवार हो सकता है कि फिर से बीजेपी का दामन थाम लें और वो बीजेपी के साथ में सरकार बनाएं, क्या कुछ कहना है इस पर आपका? देखिए, एक तो ये अफवाहें हैं। ये जानबूझकर ये अफवाहें फैलाई जा रही है और उसमें कोई तथ्य नहीं है। अजीत पवार जी और पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज भी महाविकास आघाड़ी में है और रहेगी। अजीत पवार जी से हमारा संपर्क है, सुबह ही बात हो गई, पवार साहब से बात हो गई। तो ये गलत इंफॉर्मेशन है आपके पास और पूरे देश में फैलाई जा रही है। जरूर मैं ये बात मानता हूँ कि चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, एमएलए के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक दबाव तंत्र चल रहा है। ये दबाव तंत्र चल रहा है सेंट्रल जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उसके माध्यम से है और इस दबाव के चलते कुछ लोगों को वो अपने तरफ खींचना चाहते हैं। शिवसेना के 40 लोग इसी प्रकार से तोड़ा गया। अब उनका अगला टारगेट राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी है। लेकिन बार बार आप अजीत पवार जी का नाम ले रहे हो और मैं दावे के साथ कहता हूं अजीत पवार जी कहीं नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ ही रहेंगे। नहीं राउत साहब, आप भले से दावा कर रहे हो कि अजीत पवार एनसीपी में ही रहेंगे, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं कि खुद अजीत पवार शरद पवार के पास में पहुंचे थे। उनके साथ में जो बाकी के एमएलएज हैं वो भी लगातार अजीत पवार के साथ टच में थे और वो शरद पवार का आशीर्वाद चाहते थे। इस तथ्य में कितनी सच्चाई है कि अजीत पवार अगर शरद पवार का आशीर्वाद मिलता है तो वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सबके साथ बात कर रही है। शिवसेना के लोगों के साथ भी बात की, कांग्रेस के लोगों के साथ बात हो रही है, राज ठाकरे के साथ बात हो रही है। इसलिए कि ये जो पार्टी है बीजेपी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, लेकिन उनका सब जो पार्टी चलाने का जो तरीका है उधारी पे है। खुद के लोग नहीं है सरकार और पार्टी चलाने के लिए, तो बाहर से लोग लेकर ये अपनी पार्टी बना रहे और पार्टी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। शरद पवार साहब के पास अजीत पवार चले गए और आशीर्वाद मांगा। मैं पवार साहब को सबसे ज़्यादा पहचानता और जानता हूँ। शरद पवार साहब इस प्रकार की भूमिका कभी नहीं लेंगे कि जो बीजेपी के साथ जाए, सरकार बनाए, ऐसे किसी को भी पवार साहब आशीर्वाद नहीं देंगे। राउत साहब, क्या आप इस बारे में बता पाएंगे कि जो आप जिक्र कर रहे हैं शरद पवार से, आपकी क्या बातचीत हुई है और आपको क्या लगता है इन सभी समीकरणों के बीच में क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी इसी तरीके से बनी रहेगी, गठबंधन इसी तरीके से बना रहेगा? डेफिनेटली पवार साहब के साथ हमारा निरंतर मीटिंग्स और चर्चा चलती रहती है। सुबह ही मेरी उनके साथ लंबी बातचीत हो गई। अजीत पवार जी के बारे में जो आप बोल रहे हैं, अजीत पवार साहब नागपुर की इस रैली में आए थे महाविकास आघाड़ी की और पूरा दिन हमारे साथ रहे। नागपुर से मुंबई तक हमारे ही फ्लाइट में ट्रैवल किया। वहाँ से वो जो एक दुर्घटना घड़ी न्यू मुंबई में, वहाँ उद्धव ठाकरे जी के साथ चले गए। तो बात ऐसी है, इस प्रकार की जो चर्चा है उस चर्चा में कोई दम नहीं है। मैं फिर वापस एक बार आपको कहूँगा, महाविकास आघाड़ी जो है वो मजबूत रहेगी और है। उद्धव ठाकरे जी हो, शरद पवार साहब हो और कांग्रेस के नेता, कोई मतभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जरूर कोशिश करेगी कि हमारे बारे में अलग अलग तरह से अफवाहें निर्माण करे, लोगों में थोड़े से मतभेद हो, कन्फ्यूजन पैदा हो महाराष्ट्र की राजनीति में। ये तो चलता रहता है, ये उनकी तो इस प्रकार से ही उनकी राजनीति चलती है।
बहुत सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी को तोड़ा गया था और उस वक्त आप लोगों ने आरोप लगाया था कि ईडी का दबाव बनाकर आपकी पार्टी को तोड़ा गया। जो एमएलएस थे उनको डर दिखाया गया कि अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे तो उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी, ऐसे आप लोगों के आरोप थे। क्या आपको लगता है, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में अजित पवार के ऊपर भी ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, उनके खिलाफ भी जांच चल रही है, कुछ एनसीपी के और एमएलएस हैं उनके खिलाफ भी ईडी की जांच चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि ईडी का डर दिखाकर कहीं ना कहीं अजित पवार या बाकी के जो एमएलएस हैं अजित पवार के साथ में एनसीपी के, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ में आ जाएं, गठबंधन कर लें, नई सरकार में शामिल हो जाएं? मैंने देवेंद्र फडणवीस, ईडी और सीबीआई को 10 शुगर फैक्ट्रीज के ऐसे कारनामे भेजे हैं जहां 500 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला सामने आया है। लेकिन वो सब लोग बीजेपी के साथ है, इसलिए उनकी जांच नहीं हो रही है। मैंने तो ऐसे 10 शुगर फैक्ट्रीज के नाम दिए हैं, ऑडिट रिपोर्ट दिए हैं, पूरे एविडेंस दिए हैं, लेकिन उनको हाथ नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जो अपोजिशन में है, उनके जो शुगर फैक्ट्रीज है, उनके जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के कुछ काम चलते हैं, उस बारे में ये लोग बहुत अलर्ट है, उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। अजित पवार साहब का मुझे मालूम नहीं क्या है, लेकिन उनका एक जरंडेश्वर शुगर फैक्ट्री है सातारा में, उस बारे में कोई जांच चल रही है। लेकिन हमारे हसन मुशर्रफ साहब है कोल्हापुर में, एनसीपी के नेता, उनकी जांच चल रहा है उनके एक शुगर फैक्ट्री के बारे में। लेकिन जो बीजेपी के साथ लोग बैठे हैं, उनकी शुगर फैक्ट्री जो बड़े बड़े लोन लेकर डुबाया है या किसानों का पैसा खाया है, हजारों करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, लेकिन उसके ऊपर ये एजेंसी नहीं देख रही, कुछ नहीं देख रही है। तो इस बारे में भी हम आवाज उठा रहे हैं, देखेंगे। नहीं, राउत साहब, मैंने आपसे सीधा सवाल किया हुआ है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ईडी का डर दिखाकर दबाव बनाया जा रहा है एनसीपी के कुछ नेताओं पर, खासकर के अजित पवार पर? हमारे पार्टीज के एमएलए जो चले गए हैं 40, उसमें से 15 या 16 लोगों के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने दबाव बनाया, उनके ऊपर केसेस डाल दिए, उनके ऊपर अरेस्ट वारंट तक निकाला। लेकिन जब पार्टी बदल दी, बीजेपी में चले गए या पार्टी छोड़ी, तो सब कुछ वॉशिंग मशीन में धोकर सब कुछ क्लीन कर दिया। यही एनसीपी के बारे में वो करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मन के कमजोर होते हैं बेचारे, उनके फैमिली तक, बच्चों, उनकी डॉटर इन लॉ, उनकी माँ, उनकी औरतें, घर की महिलाएं, उनके खिलाफ आप जो दबाव बनाते हो, उससे आदमी टूट जाता है, ये भी सच है। तो अगर कोई व्यक्तिगत निर्णय लेता है, उनका निर्णय होता है। लेकिन राउत साहब, जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, जिस तरह के विकल्प दिखाई दे रहे हैं, अगर इस खबर में सच्चाई है कि अजित पवार बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी अगर अजित पवार के साथ में हाथ जोड़ना चाहती है तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और बीजेपी के रिश्ते बिगड़ रहे हैं? क्या आपको लगता है इस बारे में सच्चाई है कोई? देखिए, एकनाथ शिंदे कोई बड़ा नेता नहीं है। एकनाथ शिंदे के साथ जरूर कुछ एमएलए चले गए, लेकिन एकनाथ शिंदे अब बीजेपी के लिए बोझ बन गए हैं, बोझ। कुछ फायदा नहीं है बीजेपी को, ना महाराष्ट्र का है, ना बीजेपी एज ए पार्टी है। दूसरी बात है, उनके ऊपर एक तलवार लटक रही है डिस्क्वालिफिकेशन की सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने का समय नजदीक आ रहा है, तब बीजेपी का मन ज्यादा अस्थिर और चंचल बन गया है। तो अगर ये सरकार गिर गई, एमएलए डिस्क्वालीफाई हो गए, तो आने वाले समय में सरकार बचाने के लिए फिर एक बार ये नए तरीके या नए हथकंडे नए रूप से करने के उनकी शुरुआत हो गई है। तो कभी एनसीपी को तोड़ने की कोशिश करो, फिर कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश करो, शिवसेना को फिर एक बार तोड़ने की कोशिश करो। यह उनके सब जो खेल चल रहे हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र की जनता और हमारे एमएलए भी ये जान चुकी है, वहां जाना यानी पॉलिटिकल सुसाइड करना है। वहां जाने से कोई मतलब नहीं। आने वाली सब चुनाव हम हारने वाले हैं ये लोग। आप लोकसभा में देखिए, महाराष्ट्र में 48 सीट है, उसमें से 40 सीटें महाविकास आघाड़ी जीतने वाली है। विधानसभा अगर हम लेते हैं अभी, तो विधानसभा में कम से कम 185 विधानसभा की सीटें महाविकास आघाड़ी जीतने वाली है। तो ये सीधा सामने भविष्य दिख रहा है। तो अब उनके साथ कौन छोड़कर जाएगा? देखिए राउत साहब, इतना तो साफ नजर आ रहा है कि लड़ाई जो है साल 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर है
केसी वेणुगोपाल ने उद्धव ठाकरे से बात की। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सोनिया गांधी से उद्धव ठाकरे दिल्ली में आकर मुलाकात करेंगे। क्या आपको लगता है कि एक ऐसा समीकरण सारी विपक्षी पार्टियों का बन पाएगा ताकि 2024 में मोदी के विजय रथ को रोका जाए? क्या आपको लगता है ऐसा हो पाएगा 2024 में सारी विपक्षी पार्टी एक साथ आ पाएंगे? डेफिनेटली अगर 1-to-1 कैंडिडेट अगर हम खड़ा कर सकते हैं तो जरूर बीजेपी की हार होगी, करारी हार होगी। कल केसी वेणुगोपाल साहब आए थे मातोश्री पर, एक लंबी बातचीत हो गई उद्धव ठाकरे जी के साथ, महाराष्ट्र के बारे में हुई, देश की राजनीति के बारे में हुई। जो एक काम दिल्ली में चल रहा है, सभी यूनाइटेड अपोजिशन के बारे में सबको एक साथ लाने का, उस बारे में उद्धव जी को जानकारी दी। उद्धव जी को निमंत्रण भी दिया है कि आने वाले दिनों में देश के सभी प्रमुख जो विपक्ष नेता है उनकी एक बैठक होगी, वहाँ शामिल होने का आमंत्रण लेकर वो आए थे। तो जरूर हम दिल्ली में जाएंगे।